जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी टेस्ट करेगी भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई माउंटेड गन सिस्टम। पहली बार ऑफिशियली हुआ कंफर्म कि भारत 5th जनरेशन फाइटर्स को इंपोर्ट करने पर भी कर रहा है विचार। मार्च तक यूएस फर्म तेजस मार्क 1 के लिए डिलीवर करेगी लगातार 2 इंजन्स। भारत अमेरिका से खरीदेगा जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स। और फ्रेंच इंटेलिजेंस ने किया खुलासा कि चीन ने रफाल की सेल कराने के लिए चलाया था दुनिया भर में एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। अगर आप उनमें से हैं जो हमारे डिफेंस अपडेट्स को डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको याद होगा कुछ ही समय पहले हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट करी थी जो भारत के खिलाफ चलने वाले ग्लोबल प्रोपेगेंडा और नैरेटिव वॉरफेयर का एक उत्तर बनेगा। और इसलिए अब वो समय आ गया है, हम लेकर आए हैं द ग्रिड। एक डिजिटल फर्स्ट ग्लोबल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स मीडिया नेटवर्क जो भारत से पूरी दुनिया के लिए तैयार किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होगा न केवल भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले नैरेटिव्स को काउंटर करना, बल्कि साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर होने वाले अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में आपको सटीक जानकारी देना। और चूंकि इसे ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है तो इसी वजह से इसमें जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। और इसकी शुरुआत यूट्यूब और सोशल मीडिया से होगी और जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा एक फुल ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म तक। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इंग्लिश में मिलेंगे ग्लोबल डिफेंस अपडेट्स, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, ओपिनियंस, प्रिसाइज तरीके से रियल फैक्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग और भी ऐसा ही बहुत कुछ। और जैसे ही द ग्रिड के यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे हम उसमें पब्लिश करेंगे एक ऐसी वीडियो जो कि आधारित है एक ऐसे इंसिडेंट पर जो है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा उसे जानबूझकर ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। और हम बस ये कहना चाहेंगे कि द ग्रिड केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म मिशन है। तो अभी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी सोशल लिंक्स को फॉलो करना ना भूलें। और पेश है भारत से निकला एक ग्लोबल डिफेंस ब्रांड द ग्रिड। हिंदुस्तान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सीनियर डीआरडीओ ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सेना स्वदेशी तौर पर बनाई गई माउंटेड गन सिस्टम की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए इसके ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और इसके लिए आर्मी ने डीआरडीओ लैब VRDE को ये गन सिस्टम्स एक्सटेंसिव ट्रायल्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिसमें इस गन सिस्टम को अलग अलग तरह के टेरेंस और अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। बाकी जो माउंटेड गन सिस्टम है ये 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रक पर माउंट की गई हाविट्जर है जो कि भारत की स्वदेशी आर्टिलरी गन ATA-GS पर ही आधारित है। ये गन 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकती है और 45 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। और चूंकि ये एक माउंटेड गन सिस्टम है यानी कि एक व्हीकल के ऊपर माउंट की गई है तो इसीलिए ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के साथ भी आती है जो कि परफॉर्म कर सकती है केवल 85 सेकेंड्स के अंदर। यानी कि एक ऐसी कैपेबिलिटी कि अपने टारगेट पर फायर करने के बाद ये तुरंत उस जगह से हट सकती है ताकि दुश्मन का जो काउंटर फायर आए वो उसको हिट ना कर पाए। बाकी इस माउंटेड गन सिस्टम ने VRDE के इंटरनल ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म किया था जो कि पोखरण और बालासोर में कंडक्ट किए गए थे। और इसने भारतीय सेना की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया है। और इंटरनल ट्रायल्स के दौरान इस माउंटेड गन सिस्टम ने 100 से ज़्यादा राउंड्स फायर किए थे। और जबकि भारतीय सेना को अपनी मोबिलिटी और सुपीरियर फायर पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह की 700 से 800 गन्स की रिक्वायरमेंट है। और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसी तरह के गन सिस्टम के लिए लगभग 2 वर्ष पहले एक टेंडर भी जारी किया था जिसमें 300 माउंटेड गन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट रखी गई थी। और इस टेंडर में भारत फोर्ज लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड तो ये कॉम्पीट कर रहे हैं। इसमें से जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है वो इजरायली फर्म की पार्टनरशिप के साथ कॉम्पीट कर रही है। और भारत का जो माउंटेड गन सिस्टम है उसमें 85% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और अब ये भी कह सकते हैं कि माउंटेड गन सिस्टम ATA-GS ही है, बस फर्क ये है कि इसे 8x8 के व्हील्ड व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। और जबकि भारतीय सेना के इस माउंटेड गन सिस्टम वाले टेंडर में भारत के स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम के अलावा इसराइल के एटमॉस 2000 जैसे गन सिस्टम्स भी कॉम्पीट कर रहे हैं। भारत में छुट्टियां मना रहे F-35B को रिपेयर करने के लिए UK से इंजीनियर्स की टीम भारत पहुंच चुकी है। और अब आखिरकार इस F-35B को इनके सो कॉल्ड स्पेशल इक्विपमेंट के साथ इसे मेंटेनेंस हैंगर में मूव करा दिया गया है जहां पे इसकी रिपेयरिंग की जाएगी। और बाकी जैसा कि हम आपको पहले के अपडेट्स में बता चुके हैं कि अगर रिपेयरिंग यहाँ पे सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो फिर इस एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करके वापस ले जाया जा सकता है। और फिर ये वाला जो काम है एक्सट्रीम सीक्रेसी में होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि CNBC TV18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में डिफेंस सेक्रेटरी श्री RK सिंह की तरफ से बताया गया कि अमेरिका तेजस फाइटर में इस्तेमाल करने के लिए मार्च 2026 तक लगातार F404 इंजन्स डिलीवर करेगा। एक इंजन अप्रैल में आ चुका है, दूसरा इंजन इसी महीने यानी कि जुलाई के अंत तक आएगा और फिर उसके बाद जो US फर्म है वो मार्च तक हर महीने 2 इंजन्स डिलीवर करेगी।
डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी बताया गया कि तेजस मार्क 2 के लिए GE-F414 इंजन्स के टेक ट्रांसफर के नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले कुछ महीनों में कमर्शियल प्राइस नेगोशिएशंस कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत द्वारा US मेड जैवलिन्स एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स को खरीदने वाली योजना के बारे में बताया है, जिसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट्स के माध्यम से लिया जाएगा। इसके अलावा भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की MRO फैसिलिटी को भी भारत में स्थापित करने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी पूरी होने के बाद फिर भारत एडिशनल S-400 सिस्टम्स को खरीदने पर भी विचार कर सकता है। इसी इंटरव्यू के दौरान जब डिफेंस सेक्रेटरी से पाकिस्तान के उस क्लेम के बारे में बात की गई जिसमें वो ये कह रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मल्टीपल रफाल्स को शॉट डाउन किया है, तो डिफेंस सेक्रेटरी का कहना था कि मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, बल्कि पाकिस्तान ने भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा लॉस लिया है, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो या फिर मटेरियल लॉस। इसी दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इंडियन आर्म फोर्सेस को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है और हमारी फोर्सेस पर कोई भी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स यानी कि राजनीतिक प्रतिबंध या कोई राजनीतिक बाधा नहीं है और उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी पूरी तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम मिली है। और आपको ध्यान होगा कि कैसे अभी कुछ ही समय पहले इंडोनेशिया में जब भारत के डिफेंस अटैचे ने एक सेमिनार में ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल फेज में हमें कुछ लॉस हुआ था, लेकिन वो दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट यानी कि राजनीतिक बाधा की वजह से था और हमें कहा गया था कि केवल आतंकी कैंपों को ही निशाना बनाना है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने के आदेश उस समय नहीं थे। लेकिन फिर जब शुरुआत में हमें कुछ लॉस हुआ तो हमने अपनी टैक्टिक्स बदली और फिर पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान और चीन का रफाल को लेकर जो ऑब्सेशन है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिसमें कई सारे प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स के माध्यम से कुछ फॉल्स क्लेम्स फैलाए जा रहे हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने ऑफिशियली 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के लॉस को कंफर्म किया है, जिनमें वो पायलट्स भी हैं जो कि वो 3 रफाल फाइटर्स उड़ा रहे थे जिन्हें पाकिस्तान ने गिराया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस तरह के दावों को देखकर बस एक ही बात पूछने का मन करता है कि आज के लिए कौन सा वाला माल फूक रहे हैं और वो आ कहाँ से रहा है। खैर, स्पष्ट कर दें कि ये पूरी तरह से फेक क्लेम है और भारत सरकार ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करी है, जबकि सच्चाई यह है जिसे इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके हमारे सारे पायलट्स सेफली वापस आ गए थे। और रही बात पाकिस्तान के उस दावे की जिसमें वो 3 रफाल को गिराने का दावा करता है, तो उस दावे को साबित करने के लिए अभी तक तो कोई एविडेंस पाकिस्तान या चीन की तरफ से नहीं आया। और वैसे भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो यही कह चुके हैं कि एविडेंस है कहाँ, सोशल मीडिया पर। तो ऑब्वियसली बात है कि रफाल गिराए कहाँ हैं, सोशल मीडिया पर। तो हाँ, ये पूरी बात है कि पाकिस्तान ने रफाल गिराए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर। बाकी जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया था, तो उस कैंपेन का सेंटर टारगेट था रफाल। और अब इसका खुलासा तो फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से भी किया गया है, जिसमें द एसोसिएटेड प्रेस ने इस पूरे मामले पर फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाइंडिंग्स को देखा है और उसके माध्यम से जानकारी सामने आई है कि कैसे चाइना की फॉरेन एम्बेसीज में जो चीन की डिफेंस अटैचेस हैं, तो उनको चार्ज दिया गया था रफाल के सेल्स को गिराने का, और वो भी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के माध्यम से, और जिसमें चाइनीज ऑफिशियल्स के टारगेट में वो कंट्रीज थी जिन्होंने ऑलरेडी रफाल के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर रखे, खास करके इंडोनेशिया, जिसमें चाइना ने ये इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि रफाल की परफॉर्मेंस भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अच्छी साबित नहीं हुई थी, तो इसलिए आपको ये एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने चाहिए और इसके बदले आप चाइनीज़ मेड फाइटर्स को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि चीन की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, जबकि उल्टा रफाल की सेल गिरने के बजाय और बढ़ चुकी है, और अगर सेल किसी की गिरी है तो वो चाइनीज़ फाइटर्स की, जिनको नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। और उसका बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परफॉर्मेंस रफाल की नहीं बल्कि उन चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट की खराब थी जो पाकिस्तान के किसी भी काम नहीं आ पाए। जबकि डसॉल्ट एविएशन के CEO एक इंटरव्यू में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो रफाल को शॉर्ट करने का क्लेम कर रहा है तो वो पूरी तरह से इनएक्यूरेट है। बाकी चाइना ने भी रफाल के इमेज को गिराने के लिए जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया था, तो उसमें सोशल मीडिया पर AI की मदद से बनाई गई कुछ अलग अलग वायरल पोस्ट, रफाल के मलबे की मैनिपुलेटेड इमेजरीज, AI जनरेटेड कंटेंट, वीडियो गेम डिपिक्शंस, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। और चाइनीज़ नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए 1000 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स न्यूली क्रिएट किए गए थे। अब बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर रफाल की परफॉर्मेंस इतनी ही ख़राब थी तो चाइना और पाकिस्तान को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी रफाल की इमेज गिराने के लिए। वो तो बहुत आसानी से अपने आप ही हो जाना चाहिए था। और अगर चाइना के इक्विपमेंट ने इतना ही अच्छा परफॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो फिर उसके लिए नए ग्राहक क्यों नहीं मिल रहे। और तो और चीन के जो मेन ग्राहक है पाकिस्तान, वो तक जो पहले दावा कर रहा था कि J-35 वो लेने वाले, तो अब वो ये दावा कर रहे हैं कि J-35 वो नहीं ले रहे। और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ J-35A की किसी भी डील से इनकार किया है और उसे एक तरह की मीडिया हाइप बताया है। CNBC TV 18 के साथ मीडिया इंटरेक्शन में डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भारत के 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर इस बारे में भी कहा गया है कि जहां एक तरफ अगले 3 से 6 महीनों के अंदर
भारत के खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। वहीं इसी के साथ भारत अपने की एलाइज से कुछ 5th जनरेशन फाइटर्स के शॉर्ट टर्म एक्विजिशन को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि एक डुअल ट्रैक अप्रोच की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जो भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एमका है तो वो 2035 के बाद ही भारत की सर्विस में शामिल हो पाएगा। तो तब तक इस 10 वर्षों के गैप को फिल करने के लिए और भारतीय वायुसेना की तत्काल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिमिटेड नंबर्स में ही सही, लेकिन कुछ 5th जनरेशन फाइटर्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है। अब वो की एलाइज कौन सी हैं तो इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन संभावित रूप से यहाँ पे 2 ही नाम सामने आते हैं, अमेरिका का F-35, रशिया का Su-57E। और बाकी जैसा कि पिछले अपडेट पे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रशिया ने Su-57E के ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं और अब वो सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार है। और वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अगर भारत कोई 5th जनरेशन फाइटर इंपोर्ट करेगा तो वो कौन सा हो सकता है, F-35 या फिर Su-57E। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें एयरफोर्स ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अगले 3 से 5 वर्षों के अंदर स्मॉल से लार्ज यूएवीज की 30 से 50 यूनिट्स होंगी स्पेसिफिक कॉम्बैट रोल्स के लिए। तो जैसे कि अभी हाल ही में FICCI के इवेंट में भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हर पॉसिबल सपोर्ट दिया था, जिसमें भारत की कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स के लाइव इनपुट्स भी शामिल हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के बाद जहाँ एक तरफ चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि चीन और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कभी भी तीसरी पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है और ये चाइना की पॉलिसी है, जबकि पाकिस्तान ने इसे पॉलिटिक्स बताया। और एक और दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिली है कि भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने 2 अलग अलग चैनल्स पर इंटरव्यू दिए हैं और दोनों ही इंटरव्यू में अलग अलग बातें कही गई हैं। एक स्टेटमेंट में तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि चीन ने उन्हें ऐसे कोई भी लाइव इनपुट्स नहीं दिए थे, पाकिस्तान ने ये लड़ाई खुद से लड़ी है। जबकि दूसरी मीडिया इंटरेक्शन में वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो कंट्रीज स्ट्रेटेजिकली क्लोज होती हैं तो वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और ये बहुत नॉर्मल है। खैर अगर ये बात इतनी ही नॉर्मल है तो उनके बयान इतने बदल क्यों रहे हैं। और जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी कहना है कि पाकिस्तान को चीन और टर्की की ज़रूरत नहीं है और इसलिए भारत के ऑफिशियल्स ने जो क्लेम किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किस तरह से टर्की और चीन ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया था, तो वो केवल एक राजनीति है। और राजनीति की बात भी कौन कर रहा है, जो युद्ध कभी जीते नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 के कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन जे प्रेमराज, कैप्टन अनुज नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से, कैप्टन अनुज नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र से और कैप्टन जे प्रेमराज को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1994 में कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अरविंद विक्रम सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कैप्टन विक्रम बत्रा किस नाम से मशहूर थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।